इस कार्यक्रम के पहले भाग में हमने उपन्यास के प्रमुख अंगों की चर्चा करते हुए कथावस्तु के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। इस बार हम उपन्यास के जो शेष प्रमुख अंग हैं, जैसे पात्र या चरित्र चित्रण, संरचना, शिल्प, परिवेश और उद्देश्य के बारे में आपको विस्तार से कुछ बातें बताएंगे। जहां तक चरित्र चित्रण की बात है, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि चरित्र आखिर है क्या। उपन्यासकार या कहानीकार जिन पात्रों के आधार पर कथा कहता है या कथा जिन पात्रों के आधार पर चलती है, उनको हम चरित्र कहते हैं। और इन चरित्रों की विशेषताओं को सामने लाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को, उनके मनोविज्ञान को सामने लाने के लिए जो युक्तियां अपनाई जाती हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, उनको चरित्र चित्रण कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कहानियों में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यासों में अधिक। इसका कारण आकार प्रकार का अंतर है। कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। उपन्यास में बहुत से पात्र लाए जा सकते हैं, जबकि कहानी में उनकी संख्या सीमित ही रखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हम निर्मला उपन्यास में देखें तो इसमें मुख्य पात्र निर्मला के अलावा तोताराम, रुक्मिणी, मनसाराम, जियाराम, सियाराम आदि इस तरह से कुल मिलाकर के 10-12 पात्र हैं और प्रेमचंद ने उनका विस्तार से चित्रण किया है कि वो जीते जागते हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ये जो अंतर है कहानी और उपन्यास का, इससे चरित्र चित्रण में एक और फर्क पैदा होता है। वो ये कि कहानी में हम किसी पात्र की कुछ ही विशेषताएं दिखा सकते हैं, एक आध पक्ष ही दिखा सकते हैं, जबकि उपन्यास में उनके विभिन्न पक्षों को, उनके मानसिक और व्यावहारिक पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत कर सकते हैं। उपन्यासकार चरित्रों को जीवंत बनाने के लिए जो तरीके अपनाता है वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक खास तरीका यह है कि लेखक उनके बारे में स्वयं ही अपनी बात कहता है, स्वयं ही उनके बारे में जानकारी देता है। जैसे कि निर्मला में हम देखते हैं कि प्रेमचंद उपन्यास के आरंभ में ही बाबू उदयभान लाल के परिवार के विषय में हमें जानकारी देते हैं। यह तो बाबू उदयभान लाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वो अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से विवाह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस समय काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। तो इन पंक्तियों के द्वारा प्रेमचंद अपने पाठकों से इस परिवार का एक सूक्ष्म परिचय करा देते हैं, उन चरित्रों को सामने ले आते हैं जिनकी कथा उनको कहनी है। चरित्रों को सामने लाने की एक दूसरी विधि है कि उपन्यास के पात्र स्वयं अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अपना परिचय देते हैं। इस विधि की विशेषता यह है कि इससे पात्रों का अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव, अपना मनोविज्ञान तो सामने आता ही है, साथ साथ उपन्यास का घटनाक्रम भी आगे बढ़ता है और कथा में रोचकता भी आती है, जीवंतता भी आती है। हर एक उपन्यासकार के लिए चरित्र चित्रण एक कसौटी है, एक परीक्षा है। निर्मला में हम देखते हैं कि उपन्यासकार ने अपने पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही कुशलता से किया है। जैसे कि ये दृश्य आप देखें। पंडित मोटेराम जी आए हैं वकीलाइन का संदेश लेकर। मैंने कह जो दिया,
हमें वहां ब्याह नहीं करवाना। एक बार जुबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुंह से भले कुछ न कहे, लेकिन बदनामी हुए बिना नहीं रहती। और इस जिद के आगे मैं परेशान हूं। ये पढ़ो इसे। प्रिय बहन, नमस्ते। मैंने पहले भी पत्र लिखा था, परंतु आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे पता लग रहा है कि पति के देहांत के बाद एक औरत की क्या दुर्दशा होती है। नाते रिश्तेदारों को तो जानती ही हूँ, अब सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारा ध्यान रखोगी। भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी बहन निर्मला की माँ। सुनो, वो ब्राह्मण चला गया क्या? चला ही गया होगा, मैंने उसे जाने के लिए कह दिया था। अगर ना गया हो तो उसे कहो हमें ये ब्याह मंजूर है। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। तुम भी कभी कभी बच्चों जैसी बात करती हो। अभी मैं उससे कहकर आया हूँ कि ये विवाह मंजूर नहीं है। अब तुम्हारा संदेश कहूंगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा। तो देखा आपने, एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग पात्र अपने चरित्रों के अनुसार किस तरह अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसके अलावा चरित्र चित्रण की एक विधि और होती है कि एक पात्र दूसरे पात्र के बारे में कुछ बताता है। इसका एक लाभ ये होता है कि वो पात्र दूसरे के बारे में जो कुछ बताता है वो तो बताता ही है, साथ साथ अपने बारे में बहुत कुछ बता देता है, क्योंकि वो जो कुछ कहता है उससे उसके अपने चरित्र का भी उद्घाटन होता चलता है। आइए निर्मला से ही एक उदाहरण लेते हैं। चुप करो दीदी, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। हाँ हाँ, ये बातें सुनने में बुरी लगती है ना, और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कौन समझ सकता है। तू बता, अगर एक 50 वर्ष के मर्द के साथ तेरा ब्याह हो जाए तो क्या करेगी? मैं तो जहर खा के सो रहूंगी, उसका मुंह तक नहीं देखूंगी। बस यही समझ ले। उस लड़के ने आंख उठाकर मेरी ओर नहीं देखा कभी, लेकिन बुढ़े तो होते ही हैं शक्ति। तुम्हारे जीजाजी उस लड़के के दुश्मन बन गए और जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन से ज्वर चढ़ा तो जान लेकर ही उतरा। हाय, उन अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वो ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की भी शक्ति नहीं थी उसमें। लेकिन जो ही उसने मेरी आवाज सुनी तो चौंक कर माता माता कहकर दौड़कर मेरे पैरों में गिर पड़ा। कृष्णा, उस वक्त जी चाहता था कि अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। इस तरह उपन्यासकार चरित्र चित्रण के लिए कई विधियां अपनाते हैं, लेकिन कथावस्तु चाहे जैसी भी हो और चरित्र चाहे जैसे भी हो, अगर उनका सहज और स्वाभाविक चित्रण करना है तो उसके लिए उपन्यासकार के लिए आवश्यक है कि परिवेश का उचित निर्माण करे। परिवेश का अर्थ क्या है? उपन्यास की कथा जहाँ चलती है, जिस काल में वो घटनाएं घटती हैं, उसको हम उस उपन्यास का देश और काल कहते हैं। इसी का नाम परिवेश भी है। परिवेश के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उपन्यासकार अपने पात्रों के विषय में जानता हो कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसी उनकी वेशभूषा है, कैसी उनकी भाषा है, तभी वो सही सही चित्रण कर सकता है। मान लीजिए एक उपन्यासकार भारतीय ग्रामीण जीवन का चित्रण करना चाहता है और उसमें वो ये दिखाता है कि Okay, darling. Okay. I'm going to the fields to work. May I have one hookah, please? Oh, why not?
Oh, thank you. It's all right. Okay then, I'll see you in the fields in the afternoon with the makki ki roti, with sarson ka saag, and a bowl of white butter. Oh, sure. Okay then. और अगर उसका उपन्यास इस तरह शुरू होता हो कि राजकुमारी ने घड़ी देखकर कहा अभी नहीं, और राजकुमार जिनका वो इंतजार कर रही हैं 2 व्हीलर स्कूटर पर हेलमेट पहने चले आ रहे हैं। ठहरो। मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ? नहीं। तो चलो। चलो। जब तक ये उपन्यास हास्य शैली के न हो, ये दोनों उदाहरण अविश्वसनीय होंगे और अपने देश काल के बारे में गलत जानकारी भी दे रहे होंगे। उपन्यास को विश्वसनीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लेखक को अपने देश काल के बारे में पूरी जानकारी हो, तभी वो अपने पात्रों को विश्वसनीय और यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए आइए देखते हैं बाबू देवकीनंद खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति का एक दृश्य। क्या सच? हाँ। तुम्हारी मदद से क्या मेरा यहाँ से छुटकारा हो सकता है? जरूर हो सकता है। अब देर मत करो, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। और सुनो, कुंदन, तू किशोरी को भड़का रही है? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। तुझे ये जानकर और भी ताज्जुब होगा कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। किस लिए आई हूँ? तेरे पंजे से किशोरी को छुड़ाने के लिए। नाटक रच के उसे अपने जाल में फंसाकर उसे मुसीबत में डालना चाहती है। तुम पागल हो गई हो जो मुझसे इस तरह से बेअदब होकर बात करती हो? तू कौन होती है जो तुझसे अदब से पेश आऊं? तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं बहुत अच्छी तरह से तुझे जानती हूँ कुंदन, लेकिन शायद तू नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में है। लाली, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही अपने बेईमानी का जाल बेचारी किशोरी पर डाल सकती है। तुम मुझसे नहीं मानोगी। तो इस प्रकार उपन्यास को विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक है उचित परिवेश का निर्माण। परिवेश के अलावा उपन्यास को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है संरचना शिल्प। वैसे तो संरचना शिल्प को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, शैली, संवाद और भाषा। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है शैली। हर लेखक एक अलग इंसान होता है, उसके अपने अलग अनुभव होते हैं, जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया होता है, एक अलग जीवन दृष्टि होती है। इसीलिए उसके उपन्यास की शैली भिन्न होती है। कोई लेखक जीवन के बाहरी पक्षों पर अधिक बल देता है तो कोई मानव मन के अंदरूनी पक्षों पर। उदाहरण के लिए प्रेमचंद जब समाज के यथार्थ का चित्रण करते हैं तो पात्रों के मनोभावों का भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, लेकिन उनका जोर समाज में घट रही घटनाओं पर अधिक होता है। जबकि हिंदी के ही एक और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार अपने उपन्यासों में पात्रों के मनोभावों के चित्रण में अधिक रुचि लेते हैं। जैसे उनके एक उपन्यास त्याग पत्र का ये अंश देखिए। आपको अंदर खाने के लिए बुला रही हैं। अच्छा, पान खाओगे? नहीं, मैं पान नहीं खाता। नहीं खाओगे? जी नहीं। यहाँ आकर इस आदमी के साथ क्यों रहने लगी? तुम घर क्यों नहीं चली आई बुआ? इसके अलावा उपन्यास में घटनाओं का क्रम क्या रहेगा, कौन सा पात्र किस जगह पर आएगा, मुख्य कथा के साथ साथ कौन सी उपकथाएं चलेंगी, ये सब भी शैली का ही हिस्सा होता है। पात्रों का चयन भी शैली के आधार पर ही होता है। संरचना शिल्प का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है भाषा। भाषा किसी भी लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। भाषा के ही सहारे वो अपने भावों और विचारों को पाठकों तक पहुंचाता है।
उपन्यास में भाषा पात्रों और परिस्थितियों के अनुसार सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। किन्हीं उपन्यासों में परिस्थिति की मांग के अनुसार संस्कृत निष्ठ या कठिन भाषा का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर भाषा सरल और सहज ही होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। उसमें आम भाषा के बोलचाल के मुहावरे, लोकोक्तियां और ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो सब पाठकों की समझ में आ सकते हैं। आइए देखते हैं निर्मला की भाषा के कुछ नमूने। अरे भाई अभी तक कुछ तैयार है कि नहीं मेरा? अरे भालचंद जी वहाँ बैठे बिगड़ रहे कि भाई कहीं सो गया या बैठा ताड़ी पीने। अरे मैंने कहा महाराज आते आते ही आएगा। अरे भाई बता, बड़े विचित्र लोग हैं, ना जाने नौकर कैसे दिखते होंगे। सरकार हम क्या बताएं आपको, हमारे सिवा कोई दूसरा ससुरा तो यहाँ टिके नहीं रहा, और हम बता रहे हैं कोई टिकेगा भी नहीं। भाई कैसे टिकेगा? साल भर से हम तलब मांग रहे हैं, हमें तलब नहीं मिली। किसी को तलब देते नहीं, जो तलब मांगता है उसे लगे डांटने बेचारे परेशान होकर भाग जाते रहे ससुरे। तो तुम अकेले ही हो उस घर में? पर नाम तो वो कईयों का गिनाते हैं। ये सब 2-3 महीने की बात है, उन्हीं का नाम ले लेके अब ये मारा जपते रहते हैं उनके नाम की। भाई देखो सरकार, हमें भी कोई दूसरी नौकरी दिलाइए ना, हम चलाएं आपके साथ। भाई नौकरी की क्या कमी है तुम्हें? है आजकल तो कहा ढूंढे से नहीं मिलते। भाई तुम जैसे आदमी वफादार की तो बहुत जरूरत है। भाई कोई ताजा माल है क्या? हाँ बोलो सरकार। भाई तेरे तो बड़े ताजे मालूम देते हैं। ताजे महाराज। तो तोड़ दो पावर। हाँ ये लो महाराज। भाई भालचंद जी के यहाँ टिके हैं। अच्छा। देखा आपने, प्रेमचंद ने पात्रों के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल करके अपने पात्रों को कितना सहज और स्वाभाविक बना दिया है। संरचना शिल्प का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है संवाद। कहानी या उपन्यास में जब 2 या 2 से अधिक पात्र आपस में बातचीत करते हैं तो उसको संवाद कहते हैं। संवादों का महत्व यह होता है कि उनसे कथावस्तु आगे बढ़ती ही है, साथ साथ पात्रों का चरित्र चित्रण भी होता है। उन संवादों के द्वारा पात्रों के मनोभाव और उनके चरित्र की विशेषताएं सामने आती हैं। जैसे देखिए निर्मला के ये अंश। ये वक्त हुआ है तुम्हारे घर पर आने का? अब तक कहाँ थे? आज गोरों के साथ हॉकी का मैच था, बैरक भी यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए आने में देर हो गई। इसलिए आने में देर हो गई। देख रहा हूँ आजकल खूब मटर गश्ती करते घूम रहा हो। तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से कहीं ज्यादा समझता हूँ, और मुझे आवाराओं की तरह से कतई घूमना पसंद नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, सिर्फ शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाता हूँ, बाकी समय घर में ही रहता हूँ। बेकार घूमना तो मुझे भी पसंद नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो बुआ जी और अम्मा जी से पूछ लीजिए। हाँ, हेडमास्टर साहब खेलने का आग्रह करते हैं, बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना पसंद नहीं तो मैं कल से खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बात पर क्यों कर विश्वास है मुझे कि तुम खेलने के अलावा कभी भी कहीं घूमने नहीं जाते? आए दिन रोजाना कोई ना कोई बात शिकायत सुनाई देती है तुम्हारी। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, पता नहीं कौन आपसे आकर मेरी शिकायत करता है। एक हो तो कहो, और फिर ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं अपने दोस्तों पर विश्वास न करूं। इसलिए सोच रहा हूं कि कल से तुम स्कूल के बोर्डिंग हाउस में ही रहोगे, वहीं पढ़ोगे, वहीं लिखोगे, समझे? मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, आप जब कहिएगा मैं चला जाऊंगा। क्यों गर्दन क्यों लटक गई? वहां जाने में आपत्ति है क्या? नानी क्यों करती है तुम्हारी वहां जाने में? आखिर तकलीफ क्या है? मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं है, मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस, और अगर तकलीफ होगी भी तो मैं उसे सह लूंगा। मैं कल ही चला जाऊंगा। किसी भी उपन्यास की 5वीं और अंतिम विशेषता होती है
उसका उद्देश्य या प्रतिपाद्य। कोई उपन्यासकार उपन्यास यूं ही नहीं लिख देता, उसकी रचना में उसका कोई न कोई उद्देश्य, संदेश या प्रयोजन जरूर होता है। वो अपना संदेश पाठकों तक कितनी सफलता के साथ पहुंचा पाता है, इसी पर उपन्यास की सफलता निर्भर करती है। ये उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी सामाजिक रूढ़ि को तोड़ना या देश प्रेम की भावना जगाना या पाठकों को मानव स्वभाव का परिचय देना। तो इस प्रकार हम ये देखें कि निर्मला का उद्देश्य क्या है, उसका प्रतिपाद्य क्या है। प्रेमचंद अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए वे समाज की बुराइयों का आधार बनाकर सामाजिक समस्याओं की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। निर्मला में भी उन्होंने कुछ सामाजिक बुराइयां ली हैं, जैसे समाज में फैली हुई दहेज प्रथा की समस्या, कम उम्र में और अनमेल विवाह, स्त्रियों की दुर्दशा। मैं आज फैसला किए ही लेता हूँ, रुक्मणी बहन से आज बात ही के लिए लेता हूँ। अगर किसी को भी घर में रहना है तो आराम से रहे, शांति से रहे। ये तो नहीं दूसरों के मुश्किल कर दे जिया। तो रुक्मणी बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है शांति से रहो, आराम से रहो। ये क्या दूसरों का बिजली का मुश्किल कर दो? तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? अगर लौंडी बनाकर रखना है तो मैं इस घर में लौंडी बनकर नहीं रहूंगी। हाँ। आगे हुआ क्या? तुम्हारी ये इच्छा है कि कोई घर में आग लगाए, मैं देखती रहूं, कोई बेरहा पर चले तो मैं चुप्पी साध लूं, जो जिसके मन में आए वो करे, और मैं मिट्टी की देवी बनी देखती रहूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। आखिर ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जो तुम इस तरह से आपे से बाहर हो रहे हो। निकल गई ना सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया आके चोटी पकड़ कर लाश नचाने लगी। अरे न पूछा न ताछा कि क्या हुआ, बस उसने तार खींचा और तुम दगा निकाल कर खड़े हो गए। बच्चे नहीं हो, समझ लो। बच्चे तुम ही एक समझदार हो, बाकी सब बेकार। मैं सब जानता हूँ। इस उपन्यास को लिखकर मानो वे पाठकों से ये पूछना चाहते हैं कि कैसा है हमारा ये समाज, जो दहेज के कारण निर्मला जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है। क्यों होते हैं ये अनमेल विवाह जो बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। प्रेमचंद इसके द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष तभी प्रेम से रह सकते हैं जब समाज में ये बुराइयां न हो। यही है उनका संदेश और यही है निर्मला का उद्देश्य या प्रतिपाद्य। तो इस प्रकार इस कार्यक्रम में आज हमने उपन्यास के 4 प्रमुख अंगों की चर्चा की: पात्र या चित्रण, परिवेश, संरचना शिल्प और उद्देश्य या प्रतिपाद्य। इस कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम भाग में हम उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे।